नमस्कार दोस्तों, सायंकालीन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा-सा उत्तर प्रदेश विशेष के एक विशेष टॉपिक को चर्चा करेंगे और इस टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो आज की क्लास में हम लोग दरअसल उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे टॉपिक का नाम क्या है आपका उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा-सा चर्चा करेंगे कि भौतिक विभाजन क्या होता है। भौतिक विभाजन की बात करें तो जैसे देखिएगा उत्तर प्रदेश एक बृहत राज्य है और ये बृहत राज्य होने के कारण ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतवर्ष में चौथा स्थान रखता है और वहीं इसका जो क्षेत्रफल है लगभग आपका 2,28,000 वर्ग किलोमीटर है और इस बृहत क्षेत्रफल में आपको अलग-अलग प्रकार की स्थलाकृतियाँ दिखाई पड़ेंगी। कहीं पर आपको मैदानी क्षेत्र दिखाई पड़ेगा, कहीं पर पठारी क्षेत्र दिखाई पड़ेगा, कहीं पर तराई वाला क्षेत्र दिखाई पड़ेगा, कहीं पराई पर्वतीय क्षेत्र दिखाई पड़ेगा, कहीं पर कंकरीला क्षेत्र दिखाई पड़ेगा और ये जितने आपको क्षेत्र दिखाई पड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, इनको ही बोलते हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। दरअसल आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश के जो आपके भौगोलिक स्थितियाँ हैं, किस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र आपके उत्तर प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। यदि बात करें उत्तर प्रदेश की, तो थोड़ा-सा हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश किस प्रकार की भौगोलिक स्थिति पाई जाती हैं। यदि हम चर्चा करें, तो आप लोग देखिएगा यदि हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाएँगे, तो आपको विभिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थलाकृतियाँ दिखाई पड़ेंगी। यदि बात करें उत्तर दिशा की ओर देखिएगा तो आपको एक पर्वत श्रेणी दिखाई पड़ेगी जिसका नाम है शिवालिक। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई पड़ेगी? शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी। थोड़ा-सा दक्षिण की ओर चलेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक कंकरीला क्षेत्र दिखाई पड़ेगा और इस कंकरीले क्षेत्र को क्या बोलेंगे? भाबर। इसके बाद आपको भाबर क्षेत्र दिखाई पड़ेगा। भाबर क्षेत्र के थोड़ा-सा दक्षिण की ओर जाएँगे, फिर कौन क्षेत्र दिखाई पड़ेगा आपको? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र दरअसल आपका एक दलदली क्षेत्र होगा और तराई क्षेत्र के थोड़ा-सा दक्षिण की ओर जाएँगे, तो यहाँ पर देखिएगा आपको दिखाई पड़ेगा मैदानी क्षेत्र। और मैदानी क्षेत्र के थोड़ा-सा दक्षिण की ओर जाएँगे, तो यहाँ पर देखिएगा एक पठारी क्षेत्र भी मिलेगा और इस पठारी क्षेत्र में कुछ आपको पर्वत श्रेणियाँ भी मिलेंगी। तो यदि हम उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें, तो उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ दिखाई पड़ेंगी। उत्तर की ओर आपको हिमालय की एक पार्ट मिलेगा जिसका नाम शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार प्राप्त होगा। इसके थोड़ा दक्षिण में जाएँगे तो एक कंकरीला क्षेत्र मिलेगा जिसे हम लोग भाबर बोलेंगे। भाबर के थोड़ा दक्षिण में जाएँगे तो एक दलदली क्षेत्र मिलेगा जिसे हम लोग तराई बोलेंगे और तराई क्षेत्र के थोड़ा-सा दक्षिण में जाएँगे तो एक आपका विशाल मैदानी क्षेत्र प्राप्त होगा और विशाल मैदानी क्षेत्र के थोड़ा-सा दक्षिण में जाएँगे तो एक आपका पठारी क्षेत्र और आपका एक विंध्य या एक पर्वत श्रेणी का विस्तार दिखाई पड़ेगा। अब इन सारी स्थलाकृतियों को थोड़ा-सा हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे और मैप के माध्यम से समझने के बाद इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग व्याख्यायित करेंगे। थोड़ा-सा हम लोग क्या करेंगे उत्तर प्रदेश का एक मैप ड्रा करते हैं और इस मैप में क्या करेंगे जितने भी आपके स्थलाकृतियाँ हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम एक उत्तर प्रदेश का मैप ड्रा किए दे रहे हैं। मान लेते हैं ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य आपका लगभग इस प्रकार की स्थलाकृति को धारण करता है। यदि हम उत्तर प्रदेश राज्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे पहले उत्तर की ओर चलेंगे। यदि हम उत्तर की ओर चलें तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको एक पर्वत श्रेणी मिलेगी। दरअसल आपको ये जो पर्वत श्रेणी मिल रही पर्वत श्रेणी, ये आपकी कौन सी है? आपकी शिवालिक। अब इसके थोड़ा-सा दक्षिण की ओर चलेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको एक कंकरीला क्षेत्र दिखाई पड़ेगा। ये जो आपको कंकरीला क्षेत्र दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, ये आपका कंकरीला क्षेत्र है। ये आपका कैसा क्षेत्र है? आपका कंकरीला क्षेत्र। ये आपका कौन-सा? आपका भाबर। अब इसके थोड़ा-सा दक्षिण की ओर चलेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा
यहाँ पर आपको दलदली क्षेत्र दिखाई पड़ेगा। ये कौन सा क्षेत्र है आपका? तराई क्षेत्र। अब इसके बाद थोड़ा-सा और दक्षिण की ओर चलेंगे और दक्षिण की ओर चलेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको विशाल एक मैदानी क्षेत्र दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? एक विशाल मैदानी क्षेत्र मिलेगा। ये आपका कौन-सा है? आपका मैदानी क्षेत्र। अब थोड़ा-सा और दक्षिण की ओर चलेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपको पठारी क्षेत्र प्राप्त होगा। और ये आपका कैसा क्षेत्र हो जाएगा? पठारी क्षेत्र। तो यदि इन सारी चीज़ों को हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर आपको मिली शिवालिक पर्वत श्रेणी। इसके थोड़ा-सा आगे बढ़ें, कौन क्षेत्र मिला आपको? भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र के थोड़ा-सा दक्षिण की ओर जाएँगे तो यहाँ पर क्या मिला आपको? तराई क्षेत्र। यहाँ पर आपको क्या मिला? मैदानी क्षेत्र। और यहाँ पर क्या मिला आपको? पठारी क्षेत्र। तो यहाँ पर आप लोग सबसे उत्तर में क्या है? पर्वत श्रेणी, इसका नाम क्या है? शिवालिक। शिवालिक के थोड़ा दक्षिण की ओर जाइएगा, क्या मिलेगा आपको? कंकरीला क्षेत्र मिलेगा, उसका नाम क्या है? भाबर। भाबर के थोड़ा दक्षिण में जाइएगा, दलदली क्षेत्र मिलेगा, उसका नाम क्या है? तराई क्षेत्र। और तराई क्षेत्र के थोड़ा दक्षिण में जाइएगा तो आपको मैदानी क्षेत्र मिलेगा, और मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में जाएँगे तो आपको क्या मिलेगा? पठारी क्षेत्र मिलेगा। यदि हम दक्षिण से उत्तर की ओर देखें तो दक्षिण से में सबसे अधिक पठारी क्षेत्र, इसके ऊपर मैदानी क्षेत्र, इसके ऊपर तराई क्षेत्र, इसके ऊपर भाबर क्षेत्र, और इसके ऊपर आपको आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणी जो हिमालय का ही भाग है उसका विस्तार मिलेगा। यहाँ पर आपसे विगत परीक्षाओं में इस प्रकार से ही प्रश्न पूछे गए हैं, बताइए मैदानी क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश में किन दो स्थलाकृतियों के बीच में है? तो आप लोग देखिएगा, जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र का विस्तार दरअसल आपके तराई क्षेत्र और पठारी क्षेत्र के बीच में है। आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है, बताइए पठारी क्षेत्र के ऊपर कौन सा क्षेत्र है? तो मैदानी क्षेत्र है। आज क्वेश्चन ये पूछ सकता है, तराई क्षेत्र के दक्षिण में कौन क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र के उत्तर में कौन क्षेत्र है? तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र के उत्तर में कौन क्षेत्र है? भाबर क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में कौन सा है आपका? तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र के उत्तर में कौन सा है? भाबर क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र के उत्तर में कौन सा है? शिवालिक है। शिवालिक और तराई क्षेत्र के बीच में कौन सा है? भाबर है। सबसे उत्तर में कौन सा है? शिवालिक है। सबसे दक्षिण में कौन सा है? पठारी क्षेत्र है। तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपको ये मैप बनाया, इस मैप का आपको अच्छे से अवलोकन करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक-एक चीज़ को अच्छे से व्याख्यायित करेंगे और उनकी जितनी विशेषताएँ, उन विशेषताओं की हम लोग को विस्तृत रूप से हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब हम लोग पहले लेते हैं, किसको लेंगे? शिवालिक। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला हम लोग लिख लेते हैं कि क्या लेंगे? शिवालिक। चलिए शिवालिक की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। शिवालिक की यदि हम थोड़ा चर्चा करें तो शिवालिक के बारे में हम थोड़ी बातें आपको बता दें। जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, दरअसल हिमालय का ही पार्ट है। यदि आप हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर डिवाइड करेंगे तो उसके निर्माण के वर्षों के आधार पर और उसकी विशेषताओं के आधार पर हिमालय को हम लोग 4 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे उत्तर में देखिएगा तो आपको ट्रांस हिमालय मिलेगा, ट्रांस हिमालय दक्षिण में जाएंगे तो महान हिमालय, महान हिमालय दक्षिण में जाएंगे तो लघु हिमालय, लघु हिमालय दक्षिण में जाएंगे तो शिवालिक मिलेगा। तो दरअसल आपकी जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, ये आपके हिमालय का ही भाग है, और ये शिवालिक पर्वत श्रेणी आपकी हिमालय की बहुत सारी विशेषताओं को धारण करता है। दरअसल हम लोग देखेंगे शिवालिक पर्वत श्रेणी क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1 विशेषता, ये हिमालय का भाग है। दूसरी विशेषता, ये हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, क्योंकि जो ट्रांस हिमालय आपकी हिमालय की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी, क्योंकि उसका निर्माण सबसे पहले हुआ था और सबसे बाद में किसका हुआ? शिवालिक का। और इसी कारण से आपकी जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, ये क्या है? हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। दूसरी बात की जाए, जो आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणी है, ये शिवालिक पर्वत श्रेणी दरअसल आपके अवसादी चट्टानों से बनी है। यहाँ पर देखिएगा, एक शब्द का उपयोग करें, अवसादी चट्टान। अवसादी क्या होती है? अवसाद का तात्पर्य होता है जब नदी के बहाव के द्वारा जो पदार्थ आकर इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को बोलते हैं अवसाद। और इन पदार्थों के द्वारा जो चट्टानों होता है उसे बोलते हैं अवसादी चट्टान। दरअसल आपकी जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, ये आपकी अवसादी चट्टानों से निर्मित है। यदि बात करें
जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है इसमें सबसे कम ऊंचाई के पर्वत पाए जाते हैं। जैसे हिमालय की यदि बात की जाए, क्योंकि हिमालय में सबसे ऊंचे पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? महान हिमालय में। और वहीं सबसे कम ऊंचे पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? आपके शिवालिक में। शिवालिक की बात की जाए, शिवालिक आपकी सतत पर्वत श्रेणी नहीं है, क्योंकि ये आपके बहुत सारे ये विखंडित रूप में पाई जाती है, क्योंकि इसके जो निचले स्थान होते हैं, इनके निचले स्थानों को बोलते हैं दून। और इन्हीं दूनों में बहुत सारे आपके शहर स्थापित हुए हैं, जैसे काटली दून है, पाटली दून है, देहरादून है, जो उत्तराखंड की राजधानी है। ये दरअसल आपके शिवालिक पर्वत श्रेणी के जो निचले स्थान है, जिसको दून बोलते हैं, वहीं पर स्थित है। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी बहुत सारी विशेषताएं देखता है। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चर्चा करते हुए आगे हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी की नंबर 1 विशेषता देखते हैं। पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता ये क्या है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। दूसरी विशेषता क्या होगी? हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी की दूसरी या सबसे दक्षिणी, क्योंकि सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी है। दक्षिणी क्यों है? क्योंकि जो आपका हिमालय होता है, हिमालय को 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं। सबसे उत्तर में कौन होगा? आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को थोड़ा सा उत्तर बढ़ेंगे तो कौन मिलेगा? महान हिमालय। महान हिमालय के बाद बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा आपका? लघु हिमालय। और लघु हिमालय के बाद बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? शिवालिक। तो ये आपका हुआ आपका ट्रांस हिमालय, ये आपका हुआ महान हिमालय, ये आपका हुआ लघु हिमालय, और ये आपका कौन सा हुआ? आपका शिवालिक। तो देखिएगा आप लोग फिगर में, ये आपकी जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है सबसे दक्षिण में स्थित है ना। तो आपसे पूछेगा, बताइए हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। सबसे उत्तरी कौन सी है? ट्रांस। क्लियर? आप देखिए तीसरी विशेषता, इस पर्वत श्रेणी का निर्माण अवसादी शैलों से हुआ। कैसे हुआ है आपका? अवसादी शैल। आपको बता चुके हैं अवसादी शैल क्या होती हैं। अवसादी शैल आपकी वो शैलें होती हैं जो आपकी नदी के अवशिष्ट पदार्थों से निर्मित होती हैं। नेक्स्ट विशेषता आपकी, यह पर्वत श्रेणी में सबसे कम ऊंचाई के पर्वत पाए जाते हैं। सबसे कम ऊंचाई के पर्वत पाए जाते हैं। यहाँ पर आप लोग ये मत कन्फ्यूज होइएगा कि सबसे कम ऊंचाई के पर्वत, इसका तात्पर्य होगा कि जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, इस हिमालय पर्वत श्रेणी में जो आपके जो 4 हिमालय, इन चारों हिमालयों में सबसे कम ऊंचाई के पर्वत कहाँ पाए जाएंगे? शिवालिक में पाए जाएंगे। वहीं पर सबसे ऊंचे, यहाँ पर हम लोग हिमालय पर्वत श्रेणियों की तुलना कर रहे हैं, ना कि भारतवर्ष की जितनी पर्वत श्रेणियां उनकी तुलना कर रहे हैं। तो हिमालय पर्वत श्रेणी में सबसे कम ऊंचाई के पर्वत किसमें पाए जाएंगे? शिवालिक में। वहीं से आपको जानकारी होगी कि हिमालय पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचे पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? महान हिमालय में। नेक्स्ट देखिएगा, जो आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी की बात करें तो यह सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। ये सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट विशेषता देखी जाए तो आपकी जो हिमालय, आपकी जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, इसके निचले स्थानों को दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून। और आपके जो कुछ प्रमुख शहर हैं जो आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणी के दून पर स्थित है, एक आपका देहरादून है, दूसरा आपका पाटली दून है,
तीसरा आपका काटलीदून है। ये तीनों शहर आपके कहाँ पर स्थित हैं? आपके उत्तराखंड में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो शिवालिक है। तो ये सारी चर्चाएं किसकी हुई? आपकी शिवालिक की। तो आपकी विगत परीक्षाओं में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए किस पर्वत श्रेणी का या किस पर्वत श्रेणी का विस्तार उत्तर देश के उत्तर में पाया जाता है? तो आपका वहां पर ऑप्शन था हिमालय। तो दरअसल आपकी जो शिवालिक है, शिवालिक आपके हिमालय का ही भाग है। तो या तो ऑप्शन में शिवालिक देगा या तो हिमालय देगा। इसका विस्तार आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के उत्तर में। अब थोड़ा सा पुनः हम लोग जो फिगर हम लोगों ने बनाया था, जो मैप ड्रा किया था, उसको पुनः देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस मैप में यदि हम लोग देखें तो आप लोग देखिएगा सबसे उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी मिली? शिवालिक। और इस शिवालिक के थोड़ा सा दक्षिण में जाइएगा तो यहाँ पर एक आपको कंकरीला क्षेत्र मिलेगा और इस कंकरीले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भाबर। तो चलिए हम लोग अब भाबर की विशेषताएं देख लेते हैं। भाबर कौन कौन सी विशेषताओं को धारण करता है? तो देखते हैं हम लोग भाबर। भाबर की थोड़ी विशेषताओं की हम लोग चर्चा करें तो भाबर दरअसल एक कंकरीला क्षेत्र है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि कंकरीले क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ और ये उत्तर प्रदेश में यहाँ पर कंकरीला क्षेत्र क्यों पाया जाता है? दरअसल यदि आपको हम इस बातों की चर्चा करें तो आप लोग ये याद रखिएगा, इस कंकरीले क्षेत्र के लिए दरअसल आपका हिमालय ही उत्तरदायी है। आप कहेंगे हिमालय कैसे उत्तरदायी है? दरअसल देखिएगा उत्तर भारत में जितनी भी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, इन अधिकांशतः नदियों का जो उद्गम स्थल आपका कौन सा है? हिमालय है। क्योंकि हिमालय में आपके ग्लेशियर पाए जाते हैं और इन्हीं ग्लेशियर वाले क्षेत्रों से आपके उत्तर भारत की अधिकांशतः नदियाँ उद्गमित होती हैं। और ये नदियाँ जब आपके हिमालयी क्षेत्र के ग्लेशियरों से उद्गमित होती है तो वहाँ से प्रवाहित होती हैं। आपके जानकारी होगी जो हिमालय पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण जब आपकी हिमालयी नदियाँ वहाँ से प्रवाहित होती है तो ढाल अधिक होती है और जब ढाल अधिक होगी तो गुरुत्वाकर्षण या बात करें नदी की तीव्रता में वृद्धि होगी और जब नदी की तीव्रता में वृद्धि होगी इस कारण से आपके अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रियाओं में भी तेजी आएगी। और जब अपरदन और निक्षेपण, यहाँ पर देखिएगा दो शब्दों का उपयोग करें, अपरदन और निक्षेपण। अपरदन का तात्पर्य यह होता है कि जब आपकी मिट्टी का कटाव हो उसे बोलते हैं अपरदन और निक्षेपण का तात्पर्य होता है कि अपरदित जो आपकी मिट्टी होती है एक स्थान पर जाके इकट्ठे हो जाते हैं, उससे क्या बोलते हैं? निक्षेपण। तो याद रखिएगा ढाल के कारण क्या होगा? अपरदन और निक्षेपण की मात्रा में वृद्धि होगी और इस अपरदन और निक्षेपण के कारण क्या होगा? आपके कटाव होगा और कटाव जब होगा तो आपके ये जो अपरदित पदार्थ होंगे, अपरदित अपरदन की मात्रा बढ़ेगी और जब अपरदित पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी तो यही अपरदित पदार्थ जब आपके समतल भूमि में पहुंचेंगे तो वहां पर ढाल का अभाव हो जाएगा और जब ढाल का अभाव हो जाएगा तो नदी की तीव्रता कम हो जाएगी और नदी की तीव्रता कम हो जाएगी तो ऐसे अपरदित पदार्थों को तो नदी क्या करेगी? हिमालयी तलहटी के पास इकट्ठा कर देगी और हिमालयी तलहटी के पास इकट्ठा करने के कारण क्या होगा? ऐसे जो कंकड़ होंगे, कंकड़ आपके इकट्ठे हो जाएंगे और इस कंकड़ों के इकट्ठा हो जाने के कारण एक मैदान, एक कंकरीले मैदान निर्माण हो जाएगा और इस कंकरीले मैदान को क्या बोलेंगे? भाबर। तो आप लोगों ने इस चर्चा में देखा होगा कि दरअसल आपके जो आपकी भाबर क्षेत्र है इसके निर्माण के लिए आपके हिमालय ही जिम्मेदार है। चलिए हम लोग इसकी विशेषता देख लेते हैं। नंबर एक विशेषता क्या होगी? यह शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है। शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। दूसरी विशेषता यह होगी, यह एक कंकरीला क्षेत्र है। यह एक कंकरीला क्षेत्र है। तीसरी, इसका निर्माण हिमालयी नदियां या हिमालयी नदी के अपरदन और निक्षेपण का परिणाम है। परिणाम कैसे है? मान लेते हैं पर्वत है, पर्वत में आपकी नदी प्रवाहित होगी, जब नदी प्रवाहित होगी ढाल अधिक है तो देखिएगा नदी
का उद्गम स्थल कैसा है आपका? ऊंचा है। जब नदी का उद्गम स्थल ऊंचा होगा तो क्या होगी? ढाल आपकी अधिक होगी। नदी का उद्गम स्थल कैसा हुआ आपका? ऊंचा। जब ऊंचा होगा तो ढाल आपकी अधिक। जब ढाल अधिक आपकी अधिक होगी, तीव्रता अधिक। या तीव्रता अधिक होगी, अपर्दन अधिक। अपर्दन अधिक होगा तो निक्षेपण अधिक। क्लियर है? तो इसका निर्माण किससे होगा? आपका हिमालयी नदियों के अपर्दन और निक्षेपण से। नेक्स्ट विशेषता देखते हैं थोड़ा सा। जो आपकी भावर क्षेत्र है, भावर क्षेत्र की विशेषता ये है, यह आपके पूर्व में थोड़ा सा अधिक चौड़ा है और पश्चिम में जाने पर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। कहने का तात्पर्य होगा, जैसे आपके उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज, यहाँ पर इसकी चौड़ाई अधिक है और जैसे पश्चिम की ओर जाएंगे इसकी चौड़ाई कम होती जाएगी। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है? यह पूर्व की ओर बढ़ने पर पूर्व की ओर बढ़ने पर इस क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ती जाती है। चौड़ाई बढ़ती जाती है। नेक्स्ट विशेषता देखिएगा, जो भावर क्षेत्र है, भावर क्षेत्र में हिमालयी नदियां लुप्त हो जाती हैं। लुप्त हो जाती हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हिमालय आपके भावर क्षेत्र में हिमालयी नदियां लुप्त क्यों हो जाती हैं। दरअसल देखिएगा, जब हिमालयी नदियां जब हिमालय क्षेत्र से उद्गमित होती है उस समय जल की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा कम होने के कारण जब आपके भावर वाले कंकरीले क्षेत्र में पहुंचती हैं, यहाँ पर जल की मात्रा कम हो जाने के कारण आपके इस जो कंकरीला क्षेत्र है, कंकरीले क्षेत्र के अंदरूनी भागों से प्रभावित होती है और इसी कारण जो हिमालयी नदियां होती हैं, हिमालयी नदियां ऊपर से दिखाई नहीं पड़ती हैं और इसी कारण इन्हें कहा जाता है कि हिमालयी नदियां इस क्षेत्र में आकर लुप्त हो जाती हैं। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा गया, इस कारण से याद रखिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें। जो आपका भावर क्षेत्र है, भावर क्षेत्र आपके हिमालय के तलहटी पर पाया जाएगा। हिमालय के तलहटी में विस्तारित। तो यहाँ पर हम लोग भावर क्षेत्र की हम लोगों ने चर्चा की। भावर क्षेत्र हिमालय के तलहटी क्षेत्र में पाया जाएगा। तलहटी आप समझते होंगे। तो ये कंकरीला क्षेत्र है, यहाँ पर हिमालयी नदियाँ लुप्त हो जाएंगी पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई बढ़ेगी। इन सारी विशेषताओं की हम लोग चर्चा कर ली। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यदि आगे बढ़ा जाए तो फिर पुनः उसी मैप को हम लोग देख लेते हैं। तो यदि हम भाबर क्षेत्र के थोड़ा सा दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपको कौन क्षेत्र दिखाई पड़ेगा? तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र आप लोग देखिएगा मैदानी क्षेत्र और भाबर क्षेत्र के मध्य पाया जाएगा। चलिए हम लोग तराई क्षेत्र की विशेषता भी देख लेते हैं। तराई क्षेत्र की विशेषता क्या है? तो तराई क्षेत्र देखा जाए तो जो तराई क्षेत्र है ये आपके भाबर क्षेत्र के दक्षिण में है। तो नंबर एक विशेषता क्या है? भाबर के दक्षिण में स्थित है। दूसरी विशेषता, यह एक दलदली क्षेत्र है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है। तीसरी विशेषता, यह कृषि उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह कृषि उत्पादन की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, आपके मानव स्वास्थ्य के हिसाब से हानिकारक है। मानव स्वास्थ्य से हानिकारक। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि यह क्षेत्र जो है कृषि उत्पादन दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है। दरअसल ये कृषि क्षेत्र में आपके
ये दलदली क्षेत्र है। दलदली क्षेत्र में क्या होगा, पानी की उचित उपलब्धता होगी और यहाँ पर मिट्टी भी उपजाऊ होगी। क्यों उपजाऊ होगी? क्योंकि दलदली क्षेत्र में पानी की उचित उपलब्धता होने के कारण यहाँ पर वनस्पतियाँ सघन रूप से उत्पन्न होंगी और जब वनस्पतियाँ यहाँ पर सघन रूप से उत्पन्न होंगी, तो वनस्पतियों कुछ समय बाद जब आपके पतझड़ करेंगे, तो अपने अवशिष्ट पदार्थों को भी इसी भूमि पर गिराएँगे और जब आपके इस क्षेत्र में अवशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में गिरेंगे, तो परिणाम ये निकलेगा, यहाँ पर जीवाश्म का भी निर्माण अधिक मात्रा में होगा और जब आपके जीवाश्म का निर्माण अधिक होगा, तो स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र की मृदा भी आपकी उपजाऊ हो जाएगी। तो आपके यहाँ पर जो मृदा होगी, मृदा में जीवाश्म की मात्रा अधिक होने का, उपजाऊपन का होना और आपके जल की उचित उपलब्धता होने के कारण यह जो क्षेत्र हो जाता है, कृषि उत्पादन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी कारण से इस क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में काफ़ी मात्रा में कृषि का उत्पादन किया जाता है और यहाँ पर कृषि का उत्पादन भी एक प्रचुर मात्रा में होता है। लेकिन इस क्षेत्र में थोड़ा-सा एक अवगुण भी है। अवगुण क्या है कि इस क्षेत्र में जो ये दलदली क्षेत्र होने के कारण जब यहाँ पर आपके अवशिष्ट पदार्थ गिरते हैं, अवशिष्ट पदार्थों क्या करेंगे, कुछ समय बाद इनका विघटन होना प्रारंभ होगा। जब विघटन होना प्रारंभ होता है, तो यहाँ से क्या होती है, विघटन के परिणामस्वरूप यहाँ पर मीथेन गैस निकलती है और यह मीथेन गैस जब मानव के श्वास के द्वारा उनके शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तो आपको जानकारी होगी कि आरबीसी और में गलत प्रभाव डालेगी और जो गलत प्रभाव डालेगी, इस कारण से मानव स्वास्थ्य को थोड़ा नुकसान पहुँचेगा। जो नुकसान पहुँचेगा, तो यह क्षेत्र क्या होता है, मानव स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा-सा हानिकारक हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, बताइए उत्तर प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र में आपके मार्स गैस का या मीथेन गैस का उत्पादन होता है या निकलती है? कौन-सा हो जाएगा आपका? दलदली क्षेत्र। तो ये आपका हानिकारक क्यों होगा आपका? मीथेन। मीथेन का निष्कासन। मीथेन का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? CH4, ठीक है ना? अब आइए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। तराई क्षेत्र की बात की जाए, तो तराई क्षेत्र में जो आपके भाबर क्षेत्र में जो आपकी नदियाँ, हिमालयी नदियाँ लुप्त हो गए थे, ये तराई क्षेत्र में आते-आते पुनः दिखाई देने लगती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये भाबर क्षेत्र में जो लुप्त नदियाँ थी, ये पुनः किस क्षेत्र में आकर दिखाई देने लगती हैं? तराई क्षेत्र। तो आपके हिमालयी नदियाँ पुनः दिखाई देने लगती हैं। पुनः दिखाई देने लगती हैं। अब थोड़ा-सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि आगे बढ़ें, तो ये आपका हो गया क्या, कौन क्षेत्र हो गया? तराई क्षेत्र। अब थोड़ा पुनः हम लोग मैप को देख लेते हैं। इस मैप में देखिएगा, तराई क्षेत्र के थोड़ा दक्षिण में जाइएगा, तो यहाँ पर आपको मैदानी क्षेत्र मिलेगा। इस मैदानी क्षेत्र की विशेषता देखी जाए, तो मैदानी क्षेत्र का निर्माण भी आपके जब हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हो रहा था, उसी क्रम में हुआ। हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण दरअसल आपके प्लीस्टोसीन युग में माना जाता है और उसी प्लीस्टोसीन युग के दौरान जब आपकी हिमालय का निर्माण हो रहा था, उसी समय मैदानी क्षेत्र का भी निर्माण हुआ। तो इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण किस युग में हुआ? आपकी प्लीस्टोसीन युग। अब थोड़ा-सा इस मैदानी क्षेत्र की विशेषता देख लेते हैं। मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र की विशेषता क्या है? दरअसल आपका जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र आपके नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है और इस क्षेत्र का निर्माण जो आपका उत्तर प्रदेश का मैदानी क्षेत्र है, इसका निर्माण मुख्य रूप से 2 नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। एक आपकी गंगा और एक आपकी यमुना। तो नंबर 1 विशेषता क्या होगी? यह नदी आपकी हिमालयी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। यह हिमालयी नदियों के अवसादों से निर्मित है। अवसाद आपके 2 नदियों के होंगे, एक आपकी गंगा के और दूसरा आप किसका? आपका यमुना। गंगा और यमुना। नेक्स्ट विशेषता देखी जाए, तो आप लोग देखिएगा,
जो आपकी हिमालय नदी है, आपकी ये हिमालय नदियों के अवसादों द्वारा निर्मित है। जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र का निर्माण आपके जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। जो जलोढ़ मिट्टी है, ये आपकी जल योजित होती है। मतलब कि ये नदी के द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट विशेषता क्या होगी? जो आपके मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र की यदि बात की जाए तो मैदानी क्षेत्र में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक आपका नाम खादर और दूसरे का नाम क्या है? बांगर। जो खादर होती है ये आपकी नवीन जल उर्वरक मिट्टी होती है, नवीन जल उर्वरक मिट्टी। और जो बांगर होती है आपकी कौन सी होती है? पुरानी जल उर्वरक मिट्टी। तो दरअसल आपका जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र आपकी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसमें चूना और पोटास की मात्रा अधिक होती है और वहीं पर आपके अन्य जो पोषक पदार्थ होते हैं उनकी कमी होती है। और उत्तर प्रदेश आप लोग देखिएगा, अधिकांशतः खाद्यान्न फसलों में उत्तर प्रदेश आपके भारतवर्ष में प्रथम स्थान रखता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? उत्तर प्रदेश में विशाल मैदानी क्षेत्र का पाया जाना। और उत्तर प्रदेश में अधिक जनसंख्या का भी प्रमुख कारण कौन है? उत्तर प्रदेश का मैदानी क्षेत्र। क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र होता है, मैदानी क्षेत्र जीवन यापन के दृष्टिकोण से सुगम होता है। वहीं पर आपके पठारी और पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं, यह जीवन यापन के दृष्टिकोण से थोड़ा दुर्गम होते हैं, थोड़ा कष्टदायक होते हैं। इस कारण से उन क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र अधिक होने के कारण, जीवन सुगम होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यदि आगे बढ़ें तो आप लोग देखिएगा, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में जाने पर कौन सा क्षेत्र मिलेगा आपको? पठारी क्षेत्र। इस पठारी क्षेत्र की विशेषता देखते हैं। दरअसल आपके उत्तर प्रदेश के दक्षिण में जो पठार का विस्तार मिलेगा उसको बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार है आपका? बुंदेलखंड का पठार। पठार क्या होता है? पठार आपकी ऐसी शिलाकृति होती है जो आपकी समतल भूमि की अपेक्षा ऊंची होती है और उसका जो शीर्ष भाग होता है चपटा होता है। ढाल कैसी होगी? मंद होगी। दरअसल आपकी जो मेज, लगभग आपने मेज देखा हो, यदि आपके घर पे मेज रखी होगी तो उस मेज को देखिए, लगभग मेज की आकृति का क्या होता है? पठार होता है। देखिए मेज आपके ऊपर से चौड़ी है, उसकी ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं होती, ऊंचाई भी कम है, ढाल आपकी मंद होगी और ऐसी भूमि क्या बोलेंगे? पठार। तो देखिएगा उत्तर प्रदेश के दक्षिण में एक पठार को मिलता है, उसका नाम क्या है? बुंदेलखंड का पठार। जो पठार है यह भारतवर्ष का सबसे प्राचीन भूमि मानी जाती है। जैसे आप लोगों ने भारतवर्ष के यदि उद्गम के बारे में यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि जो भारत है, भारत पहले आपके दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। और जब दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था उस समय गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। क्योंकि आपको मालूम है कि विश्व के समस्त जो महाद्वीप हैं, समस्त महाद्वीप आपके एक ही महाद्वीप से उत्पन्न हुए, उसका नाम था पैंजिया। और ये पैंजिया महाद्वीप दरअसल आपके पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में स्थित था। कालांतर में प्लेटों की गति के कारण आपके जो पैंजिया था, पैंजिया आपके दो भाग विभक्त हो जाता है। एक का नाम था गोंडवाना लैंड, एक द अंगारा लैंड। और गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन था? भारत। ये माना जाता है जो भारत का पठारी क्षेत्र है, जब भारत आपके गोंडवाना लैंड का हिस्सा था उस समय भी स्थित था। और इसी का गोंडवाना लैंड को ही उत्तर प्रदेश का सबसे या भारत का सबसे प्राचीन भाग माना जाता है। या गोंडवाना लैंड का जो पठारी क्षेत्र है से इस भूमि को क्या बनते हैं कि उत्तर प्रदेश या भारत का सबसे पुरानी भूमि मानी जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपका बुंदेलखंड का पठार है ये क्या उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन भूभाग माना जाएगा। प्राचीन भूभाग। क्लियर है? बुंदेलखंड की बात की जाए तो बुंदेलखंड का विस्तार यूपी में भी है और एमपी में भी है। अब थोड़ा सा देखिएगा, बुंदेलखंड के पठार में एक पर्वत श्रेणी भी पाई जाती है, इसका नाम विंध्य।
तो आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश सबसे दक्षिण में किस पठार का विस्तार है? बुंदेलखंड का पठार। किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है? विंध्य पर्वत श्रेणी। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। या उत्तर प्रदेश कौन सा हिस्सा सबसे प्राचीन है? दक्षिणी हिस्सा सबसे प्राचीन है। उत्तर प्रदेश दक्षिण में किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है? विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है। और देखिएगा, इन दोनों पठार की बात करें या विंध्य पर्वत श्रेणी की बात करें, इन दोनों का निर्माण आपके प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। कब हुआ? आपके प्री कैम्ब्रियन युग। अब आप लोग कहेंगे प्री कैम्ब्रियन युग क्या होता है? जैसे आपके मैदानी क्षेत्र का निर्माण किस युग में हुआ था? प्लेस्टोसीन युग। प्री कैम्ब्रियन युग दरअसल आपके उस युग को कहा जाता है जब आपके पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो जीवन की उत्पत्ति के पहले का जो युग था उसे बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन युग। और इसी कारण से आप लोग देखिएगा, जो आपका पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र में का निर्माण आपके जो दरअसल बात करें बुंदेलखंड का पठार या विंध्य पर्वत श्रेणी की, इसका निर्माण आपके प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। इसी कारण से इन क्षेत्र में आपके जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि जीवाश्म ईंधन का निर्माण किससे होगा? जीव जंतुओं से। और उस समय आपके जब इनका निर्माण हुआ उस समय आपके जीव जंतुओं का उद्भव नहीं हुआ। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन देखा, और इस भौतिक विभाजन के संदर्भ में हमने उत्तर प्रदेश के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा की। और इस भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में हमने उत्तर से दक्षिण की ओर देखा। सबसे पहले हमने शिवालिक पर्वत श्रेणी की चर्चा की, फिर हमने कंकरीले मैदान भाबर क्षेत्र की चर्चा की, फिर हमने दलदली क्षेत्र तराई क्षेत्र की चर्चा की, फिर इसके बाद मैदानी क्षेत्र की चर्चा की, और इसके बाद हमने पठारी क्षेत्र की चर्चा की। आज की क्लास में हम लोगों ने संक्षिप्त रूप से सारी चर्चाएं की हैं। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हुए और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, और इससे संबंधित जितने भी आपके आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आज क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।